गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं और इनका क्या यूज है, ये कुछ चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिए, इनके नॉमेनक्लेचर से ही हम लोगों को क्लियर होता है। जियो जियो स्टैंड फॉर अर्थ स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी सीधे सीधे हम लोग बोले कि अर्थ के रेस्पेक्ट में जो सैटेलाइट्स स्टेशनरी रहते हैं या हमें अपीयर होते हैं या अर्थ के साथ साथ घूमते हैं, हम लोग उनको क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहेंगे। डियर स्टूडेंट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए कुछ बातें हम लोगों को जानना यहाँ जरूरी है। मैं एक एग्जांपल या एक डायग्राम की हेल्प से शो करूंगा। मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसा है, सब लोग जानते हैं, वेस्ट टू ईस्ट है। कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट है। अब मान लीजिए कोई मेरे पास सैटेलाइट है, अगर ये सैटेलाइट भी वेस्ट टू ईस्ट ही मूव करे तो अर्थ पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में मुझे अपीयर हो सकता है, दिख सकता है, बशर्ते इसकी जो घूमने की एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी हो? सेम हो। यानी अर्थ की घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो सैटेलाइट के घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी हो? सेम हो। तो दो बातें यहां हम लोगों को समझनी होंगी। नंबर वन, एंगुलर वेलोसिटी सेम। वैसे तो वेलोसिटी के अंदर ही सेंस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो अर्थ का रोटेशन का सेंस है वेस्ट टू ईस्ट, उसी सेंस ऑफ रोटेशन में सैटेलाइट भी हमारा घूमे, तो ऐसी स्थिति में ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकता है या अर्थ के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखने वाला सैटेलाइट हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सब बातों को हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट किया है। नो डाउट जितनी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सबको हमने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है, देखेंगे। एग्जाम में लिखने के लिए ये टर्मिनोलॉजी आप लोग यूज कर सकते हैं। ए सैटेलाइट इज मेड टू रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये सबसे पहले हम लोगों ने सेंस ऑफ रोटेशन दिया, विद ए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 24 आवर। डियर स्टूडेंट्स, 24 आवर हम लोगों ने यहाँ पे रॉ मटेरियल में लिखा है, लेकिन जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो है 23 आवर और 56 मिनट। तो नो डाउट जो सैटेलाइट के घूमने का टाइम पीरियड है वो भी हमारा 23 आवर 56 मिनट ही होना चाहिए, और नॉर्मली हम लोग इसको 24 आवर बोलते हैं, तो 24 आवर हमने यहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट थिंग है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ऑब्वियसली ऑर्बिट इसका कैसा होना चाहिए? सर्कुलर होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन। डियर स्टूडेंट्स, यहां कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर, ये दो बातें मैं और समझाना चाहूंगा। उससे पहले डिस्कस करना चाहूंगा इक्वेटोरियल प्लेन के बारे में। सपोज अगेन मैं ये अर्थ का कॉन्सेप्ट लेता हूं, ये यहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये मेरे पास ईस्ट और ये मेरे पास वेस्ट। नो डाउट ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली जो लाइन है इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ऐसा जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक सैटेलाइट जिसके घूमने का सेंटर वही हो जो अर्थ के घूमने का सेंटर है, प्लस प्लेन वही हो जो इक्वेटर वाला है, यानी इक्वेटर के किसी पॉइंट को ये हमेशा क्या करता रहे? देखता रहे, या इक्वेटर के किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी फील हो, अपीयर हो, तो हमारा क्या होगा? इक्वेटोरियल सैटेलाइट होगा। अब मैं इन सारी चीजों को रिजेंबल करता हूं। ए सैटेलाइट इज मेड टू रिवॉल्व फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद अ पीरियड ऑफ 24 आवर, concentric and coplanar with equatorial plane of the earth। रिलेटिव वेलोसिटी किस किस के बीच में? अर्थ और सैटेलाइट के बीच में। उसी चीज को बार बार हम लोग फिर यहां कह रहे हैं, जो अर्थ की वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और जो सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी है, वो दोनों कैसी हो? सेम हो। सेम होंगे तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम आगे यहां कहते हैं इट अपीयर्स स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। नो डाउट अर्थ पे खड़े हुए या बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये स्टेशनरी अपीयर होगा। तो आई होप सो जियो सिंक्रोनस या
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। मैं समराइज कर देता हूं। नंबर 1, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। नंबर 2, टाइम पीरियड 24 आवर या 23 आवर 56 मिनट होना चाहिए। नंबर 4, कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर होना चाहिए इक्वेटर प्लेन के। नंबर 4, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अर्थ रोटेशन एंड सैटेलाइट रोटेशन बी 0। ये 4 बातें हम लोगों को समझनी है, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यहां नया वर्ड हम लोगों ने यूज किया, तो डजंट मैटर, जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस बोथ आर द सेम थिंग। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंतर है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी का, इसके अलावा और कोई भी अंतर नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोगों ने ये इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करना चाहेंगे कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स की। मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स में टाइम पीरियड निकालेंगे, मे बी एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, जो किसके बराबर होनी चाहिए, अर्थ के ही बराबर होनी चाहिए। मैथमेटिकल एस्पेक्ट से पहले एक दो चीजें और यहाँ पे दे रखी हैं, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। अब कम्युनिकेशन में दो तीन चीजें आती हैं, जैसे टीवी का ट्रांसमिशन है, सैटेलाइट मोबाइल फोन्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं। तो नॉर्मली हम लोग इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होते हैं या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, इनको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों चारों नाम एक जैसे हैं। मैं समझता हूं यहां से छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन जाते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। अब हम लोग बात करना चाहेंगे हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की। डायरेक्शंस देखिए, ये कुछ भी आता है, इवन दैट मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि द सेम थिंग वी विल डिस्कस इन 12th वेयर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के अंदर यही सब चीजें हम लोगों को दोबारा से पढ़नी है, सिर्फ नेमिंग अलग होगी, टर्मिनोलॉजी अलग होगी, कॉन्सेप्ट सेम होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस होगा। एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और ऐड ऑन हम लोगों को करने होंगे। तो अगर ग्रेविटेशन आपका सही से तैयार हो गया तो आपका एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई वाला जो यूनिट है 12th का, वो भी बड़े आराम से क्लियर हो जाता है। इसलिए डियर स्टूडेंट, मैं बार बार बोलता हूं कि 11th में कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा मेहनत है, नए नए सारी चीजें आती हैं हम लोगों के सामने, काफी कुछ हमें नया पढ़ना होता है, टाइम थोड़ा कम होता है। तो 11th में जो डर गया वो समझ लीजिए। तो 11th में आपको डरना नहीं है, बस सीक्वेंस में मेरे साथ साथ चलते रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे इस कॉन्सेप्ट की, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। हाइट निकालनी हो या वेलोसिटी निकालनी हो, टाइम निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है यहां पे, क्या, सेंटीपीटल फोर्स, दैट इज GM over R square इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r, सेंटीफिकल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने स्मॉल r यूज किया है। एग्जैक्टली स्मॉल r जो है वो re प्लस h है, वेयर re इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब सी लेवल। ये मान लीजिए मैं अर्थ लेता हूं तो इसका रेडियस re, अगेन इससे एक सर्टेन हाइट पे चला गया, मैं यहां चला गया तो ये वाली h हाइट, और इन दोनों को मिलाकर के हम लोगों ने मेंशन किया है स्मॉल r। इससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आसान हो जाता है, लिखने में बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी होती। इसलिए मैं यहां से देखता हूं तो m दैट इज द मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल आउट, इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ती, r से r कैंसिल आउट हो गया। अब अगर मैं देखता हूं इसमें सिंप्लीफाई करने के बाद gm ओवर r की जगह मैं प्लेस कर लेता हूं r प्लस h, दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से v स्क्वायर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि एक फॉर्मूला लिख लिया तो सब कुछ उसी से सब हो जाएगा। v इक्वल्स टू क्या हो जाता है, r ओमेगा हो जाता है। अगर मैं r की बात करना चाहूंगा तो अगेन एज इट इज रहेगा, या मैं r को भी रिप्लेस करना चाहूं तो r प्लस h अगेन रिप्लेस कर सकता हूं। ओमेगा की बात करता हूं तो दैट इज 2 पाई ओवर कैपिटल T। तो डियर स्टूडेंट, दैट इज 2 पाई ओवर कैपिटल T। तो इस तरह से मैं अगर चाहूं तो इसमें जो v वेलोसिटी है, जिसको मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम दिया था, उसे एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में भी ला सकता हूं, टाइम पीरियड के भी टर्म्स में ला सकता हूं। तो डजंट मैटर, छोटी छोटी सी दो तीन चीजें हैं। अब देखिए, अगर मैं v नॉट की वैल्यू यहां से लेकर के आता हूं, इसमें प्लेस करता हूं,
तो ऑब्वियसली मैं हाइट का कॉन्सेप्ट निकाल सकता हूं। अब डायरेक्ट अगर फॉर्मूला मेरे को याद है तो मैं आसानी से कर पाऊंगा। फॉर्मूले का डेरिवेशन पीछे भी हम लोग कर चुके हैं, यहां फिर दोबारा से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो इस तरह से हम लोग हाइट ऑफ सैटेलाइट की बात कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, यहां जो टी है इस टी की वैल्यू मेरे को प्लेस करनी होगी 23 आवर 56 मिनट। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू व्हाट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट या हाइट ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आपको स्टूडेंट कहेगा कि अगर मैंने एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट प्लेस कर दिया ऑर्बिट में तो बाकी का क्या होगा, डिस्टेंस डजंट मैटर। आप अरबों की संख्या में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। इसमें समझने वाली छोटी सी बात यह होगी कि अगर मान लीजिए कोई एक रोड है, इस रोड पर बहुत सारे व्हीकल एक के पीछे एक लग रहे हैं एक डेफिनेट डिस्टेंस पर, तो क्या कभी ये एक दूसरे से टकराएंगे, क्या कभी एक्सीडेंट होगा, कभी नहीं होगा, बशर्ते इनकी जो वेलोसिटी है वो कैसी बनी रहे, सेम बनी रहे। तो डिस्टेंस ऐसा ही यही होता है। सैटेलाइट्स जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट हैं, अमेरिका के भी हैं, इंडिया के भी हैं, रशिया के भी हैं, सबके हैं, चाइना के भी हैं, तो वो सब एक दूसरे के आगे पीछे इस तरीके से चक्कर लगाते रहते हैं। सबकी वेलोसिटी सेम होती है, जरूरी भी है। अगर जरूरी नहीं होगी तो वो जियोसिंक्रोनस रह ही नहीं सकते। अल्टीमेटली ये कभी आपस में एक दूसरे से नहीं टकराते। बहुत सारे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट हम लोग एक ही ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। डिस्टेंस इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का आता है पोलर सैटेलाइट का। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे सैटेलाइट्स जो पोल को फेस करते हैं या पोलर ऑर्बिट के अंदर होते हैं, क्या कहलाते हैं, पोलर सैटेलाइट्स कहलाते हैं। पोलर सैटेलाइट्स का जो यूज है डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग के लिए, वेदर मॉनिटरिंग के लिए, पर्टिकुलर किसी प्लेस को हम देखने के लिए बार बार ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम जो है हर 2 घंटे 3 घंटे में पर्टिकुलर प्लेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर एक सैटेलाइट से पॉसिबल नहीं है तो कई सारे सैटेलाइट भी हम एक के पीछे एक पोलर ऑर्बिट्स में भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलर सैटेलाइट्स भी क्लियर हो गया और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी क्लियर हो गया। आई होप सो आप लोगों को। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। पोलर सैटेलाइट के बारे में यहाँ हमने कुछ लिखा भी है, अगर जरूरत होती है तो आप लिख सकते हैं। ये वेदर एंड एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, पोल्स के चारों तरफ घूमते हैं। ऑर्बिट इनकी कैसी होती है, पोलर ऑर्बिट होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम एक बार हम लोग देखेंगे, यहां से हम लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इक्वेटोरियल प्लेन, जैसा मैंने अभी अपने एक छोटे वाले डायग्राम में बना के दिखाया था, एग्जैक्टली दैट इज इक्वेटर। और इस इक्वेटर के आसपास वाला जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन के साथ साथ घूमता है ये क्या, सैटेलाइट। अब यहां खास बात, इसकी रोटेशन क्या है, वेस्ट से ईस्ट है। ये जो सॉलिड लाइन है ये हमारी तरफ वाला पोर्शन है और जो डॉटेड लाइन है, डियर स्टूडेंट्स, ये सब हम लोगों को सीखना है। अब अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पता लगा उसने आगे की तरफ डॉटेड लाइन बना दी डायग्राम में, पीछे की तरफ सॉलिड बना दी, तो हो गया गड़बड़। रोटेशन को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो ड्राइंग हो, आर्ट्स हो, या मैं बात करना चाहूं फिजिक्स हो, मतलब सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आर्ट क्या है, अगेन इट्स ए लैंग्वेज। क्या अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का तरीका है, डायग्राम बनाने, ये भी अपने आप में जरूरी है। तो किसी भी चीज को हम लोग ये नहीं कह सकते जरूरी नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना अपना रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बात करना चाह रहा था जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है वो नो डाउट इक्वेटर के चारों तरफ होगी, एक सर्टेन हाइट पर होगी। पोलर ऑर्बिट्स की मैं बात करता हूं तो पोलर ऑर्बिट्स जो है वो पोल के चारों तरफ होंगे। नो डाउट पोलर जो ऑर्बिट होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होगी, कम रेडियस की होगी। तो आई होप सो यहां से डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करना चाहेंगे टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी की। टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में बस छोटा सा डिफरेंस है। मैं पहले टोटल एनर्जी की बात करता हूं, फिर उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी की बात करूंगा, फिर हम लोग इसके लिए एक मैथमेटिकल एस्पेक्ट निकालेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, मैथमेटिकल एस्पेक्ट निकालने के बाद एक तो न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए ये मेरे पास में अगेन अर्थ का कॉन्सेप्ट है और इसके चारों तरफ मैंने ये एक सैटेलाइट को घुमा दिया। अब नो डाउट जब सैटेलाइट की बात होगी तो इसमें दो तरह की एनर्जी होगी। नंबर 1, ये घूम रहा है यानी
वेलोसिटी इसके अंदर है तो हाफ एम वी स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, बिकॉज ऑफ मास इज पॉजिटिव ऑलवेज, एंड वेलोसिटी का अगर स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट के अंदर हम लोग काउंट कर रहे हैं तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होगा, तो मैंने भी इसको वीओ लिख दिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट फॉर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इसके अंदर एक एनर्जी और भी होगी, सरफेस से एक सर्टेन हाइट पर ये मेरा लाई कर रहा है, या मैं कह सकता हूं अर्थ के सेंटर से एक सर्टेन हाइट पर ये लाई कर रहा है, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जैसे ही बच्चे को बोला जाता है वो सीधे सीधे कहता है mgh। भैया बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब हम सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट ले रहे होते हैं तो इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, जी को एलोबरेट करते हैं, मैथ्स को भी हम लोग एलोबरेट करते हैं, व्हाटएवर सो एच की भी बात हम लोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा, मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट यहां पे लिखूंगा, दैट इज माइनस जी एम एम ओवर स्मॉल आर। अगेन स्मॉल आर क्या है बच्चों, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट h। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने सिंपलिसिटी के लिए यहां पे स्मॉल आर लिख लिया था। माइनस का साइन क्यों लगाया, माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ग्रेविटी की वजह से है, अट्रैक्शन की वजह से है, और जब भी कोई एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है तो एक माइनस का साइन जरूर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूं तो ऑब्वियसली मेरे को इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। एक पॉजिटिव साइन लिए हुए, एक नेगेटिव साइन लिए हुए, ऐड करने में कुछ बच्चे कह रहे होंगे इसमें आर आ रहा है, इसमें वी आ रहा है। हाँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, यहां से या तो आर को या तो वी नॉट को चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, जिससे कि ये हमारा ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट आ जाए। तो मैं जो बात कर रहा था अभी मैथमेटिकल, तो आगे बढ़ता हूं, उसको एक बार और रिवाइज कर देना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी होगी जो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। वी यहां पे चूंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसलिए इसको वी नॉट लिखा है हम लोगों ने। दूसरी, इसकी एक सर्टेन हाइट की वजह से एनर्जी होगी जिसे मैं पोटेंशियल एनर्जी कहूंगा। पोटेंशियल एनर्जी विद नेगेटिव साइन जीएमएम ओवर आर होगी। इवन दैट मैं इस आर को भी रिप्लेस करूंगा आर ई प्लस एच से अगर मेरी जरूरत होगी तो। अब अगर मैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वही लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम ओवर स्मॉल आर। अगेन स्मॉल आर इज आर ई प्लस एच, तो नॉट टू वरी। इसके बाद हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, जो हम लोगों ने यहाँ पे घूमने की वजह से बताई थी। अब अगर मैं V नॉट की बात करता हूं तो देखो बच्चों, याद रहता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं रहता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट डालना है, क्या, सेंटीपिटल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वहीं से बार बार निकल के आता है। एक ही चीज को बार बार रिपीट करने वाली बात है, दैट इज कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर ओवर स्मॉल आर। यहां से ये एक कैंसिल आउट कीजिए, एम से एम कैंसिल आउट कीजिए, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, gm over r, where m is the mass of earth। मैं अर्थ के ही कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली आई हैव रोट हियर gm over r। मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा भी है, दैट इज v नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट gm over r। कहां से आया ये मैंने बता भी दिया। अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी के साथ में माइनस का साइन था, काइनेटिक एनर्जी के साथ में प्लस का साइन था। ओवरऑल अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद क्या पाता हूं, विद नेगेटिव साइन। ये बात यहां समझने की है कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो विद नेगेटिव साइन क्या आएगी, GMM ओवर 2R आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगेन अगर मुझे जरूरत होती है तो मैं इस स्मॉल r को रिप्लेस करना चाहूंगा RE प्लस H से, तो मैं ये प्लेस कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, दैट इज माइनस GMM ओवर 2RE plus H, where RE is the radius of Earth and H is the height from the surface of Earth। सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो अगेन क्या लगेगा मेरा, वही सी लेवल से। चलिए अब आगे हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेशल केस डाला हुआ है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है, इंफिनिटी का सीधा सा मतलब यह है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड मान लीजिए यहां तक है, तो यहां से बाहर किसी भी पॉइंट पर मैं ऐसे क्या ट्रीट करूंगा, इंफिनिटी ट्रीट करूंगा। इंफिनिटी ट्रीट करूंगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी किसी भी सैटेलाइट की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो जीरो हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक दूसरा और एस्पेक्ट आता है, क्या आता है, दूसरा एस्पेक्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी का। एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब बांधे रखना। देखिए कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव साइन के साथ में एनर्जी है,
ये सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट के अंदर बांधे हुए है, इसके अट्रैक्शन में ये हमेशा फ्री फॉल करता हुआ घूम रहा है। लेकिन अगर मैं इस सैटेलाइट को यहां से हटा करके इनफाइनाइट पे पहुंचना चाहता हूं, इनफाइनाइट का मतलब सीधा सीधा सा जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है इससे बाहर ले जाना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली मुझे कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। जो एनर्जी देनी पड़ेगी वही क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। डायरेक्शन कितनी देनी पड़ेगी, अरे भाई जितनी इसके पास नेगेटिव में एनर्जी है उतनी ही अगर मैं पॉजिटिव में एनर्जी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो एनर्जी हो जाएगी। जीरो एनर्जी किसकी थी, इनफाइनाइट पे जाकर के सैटेलाइट की थी। बस तो सिंपल सा मुझे साइन चेंज करना है। क्या करना है, इसका साइन चेंज करके लिखना है कैपिटल GMM ओवर 2RE प्लस H, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सिंपल सा, जो इसकी एनर्जी थी, टोटल एनर्जी थी, उतनी ही बाहर से मैं पॉजिटिव एनर्जी दे दूं। ये नेगेटिव थी, पॉजिटिव दे दूं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी तो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर चला जाएगा। बाहर चला जाएगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। ये बात हम लोगों ने यहां पे पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, काइनेटिक एनर्जी का रोल क्या है, उसको घुमाना है, पोटेंशियल एनर्जी का रोल क्या है, उसको बांधे रखना है, ओवरऑल एनर्जी जो होती है क्या होती है, विद नेगेटिव साइन होती है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे सब कुछ आपको रिटेन हो जाएगा, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप आज ही मेरी क्लास में आके बैठे हैं, पीछे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, समझ में नहीं आया, तो फिर थोड़ा दिक्कत है। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने ऐप के थ्रू सारी की सारी क्लासेस को बिल्कुल एक सीक्वेंस में आप लोगों को हर समय दे रखा है। अगर कहीं कोई कंटेंट स्किप हो गया है तो प्लीज डू नॉट स्किप इट, बहुत टाइम है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते हम बैठ के तैयारी शुरू करें। दैट्स द सेम कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स, इन केमिस्ट्री, इन बायो। हमारी जितनी भी क्लासेस हैं सबके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आपको सारी क्लासेस सीक्वेंस में मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बात करना चाहूंगा इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की। अगर न्यूमेरिकल्स हमारे क्लियर हो गए तो नो डाउट हम मानते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, या मैं उल्टा कह सकता हूं कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को और अच्छा तैयार करने के लिए हम लोग यहां न्यूमेरिकल की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में हमें ये दे क्या रखा है और वो हमसे पूछ क्या रहा है। जब ये दो चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी तो जो भी पीछे हम लोगों ने पढ़ रखा है हम वहां से कुछ नॉलेज को लेकर के आएंगे, और गिवन और टू फाइंड के बीच में एक रिलेट करने वाला फॉर्मूला ढूंढेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, आंसर निकाल देंगे, हो गया जी क्वेश्चन। कितना भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन हो, यही 4 स्टेप होते हैं। इंटरमीडिएट एक दो बातें और करनी होती हैं, जैसे सारे के सारे पैरामीटर्स हमारे एसआई सिस्टम में होना चाहिए। कई बार एक कॉन्सेप्ट पे ना होकर के 2-3 कॉन्सेप्ट पे मिलकर के न्यूमेरिकल होता है, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बाइफरकेट करते जाइए, हो जाएगा। शुरू तो कीजिए भैया, शुरू नहीं करोगे तो कैसे होगा। और मैं गारंटी कह सकता हूं कि मेरी क्लास के बाद में न्यूमेरिकल बचेगा ही नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15, ए 400 किलोग्राम सैटेलाइट। इसका मतलब फॉर्मूला में जो हम लोग यूज करते आए हैं स्मॉल m 400 किलोग्राम है, सैटेलाइट की बात कर रहा है, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस RE, यानी जो रेडियस है किसकी, सैटेलाइट की ऑर्बिटिंग की, वो कितनी है, RE है। अब इतने से मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। डायग्राम में क्या बना लेता हूं कि भैया ये मान लीजिए कोई प्लैनेट में ले लिया, इट में भी अर्थ, डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस अर्थ के चारों तरफ एक ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, घूम रहा है। उसने सेंस ऑफ रोटेशन नहीं दी लेकिन मैं मान लेता हूं वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। इस सैटेलाइट का जो मास है वो 400 किलोग्राम है, और अर्थ के सेंटर से इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितना है, RE है। ये बात मेरे को यहां तक समझ में आ गई। अब वो कहता है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 4RE। अब वो क्या करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि इस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट से उठा करके बाहर किसी ऑर्बिट में ले जाना चाह रहा है। मैंने बाहर वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि ही इज यूजिंग हियर 4E। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटर से 4E पर वो इसको 4RE पर इसको प्लेस करना चाह रहा है। तो वो कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी कितनी एनर्जी की जरूरत होगी। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था,
अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना चाह रहा होता तो सीधी सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी या टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकाल देते हम लोग इनफाइनाइट पे ले जाकर के, क्योंकि वहां पे आके एनर्जी जीरो हो जाती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं ले जाना चाह रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ जो आर ई रेडियस है वहां से 4re रेडियस में उसको शिफ्ट करना चाह रहा है। कितना आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अभी आगे भी पढ़ लेते हैं, चलो। व्हाट आर द चेंज इन इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन को और कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया। देखो, पहले तो मुझे निकालना होगा यहां की टोटल एनर्जी और यहां की टोटल एनर्जी में डिफरेंस, दैट इज आर फाइनल टोटल एनर्जी, दैट इज आर इनिशियल टोटल एनर्जी। अब दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी अगर मैं सैटेलाइट को यहां पे दे दूंगा तो यहां पहुंच जाएगा, पहला आंसर। दूसरे में कहता है कि भैया यहां की पोटेंशियल एनर्जी और यहां की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। तीसरा आंसर वो क्या कहता है, तीसरे आंसर में कहता है कि जी यहां की काइनेटिक एनर्जी और यहां की काइनेटिक एनर्जी के बीच में डिफरेंस बताओ। तो भैया सारे फॉर्मूले तो हमने पढ़ रखे हैं, प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं। चलिए मैं पहले टोटल एनर्जी की बात करता हूं, जो उसका सीक्वेंस है। सबसे पहले उसने टोटल एनर्जी पूछी है, तो देखो इसको मैं कहता हूं इनिशियल स्टेज और इसको कहता हूं फाइनल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज पर टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, उससे मैं पहले एक फॉर्मूला लिख लेता हूं। मैं अभी पढ़ के आया हूं, क्या था फॉर्मूला, ये था -GMM/2R। ये था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इस टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को इनिशियल के लिए मुझे कन्वर्ट करना है, तो मेरे को सिंपली क्या करना होगा, आर को चेंज करना होगा। तो आई में राइट हियर -GMM/2, इस आर की जगह पे कितना है, RE है, दैट इज RE। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट फाइनल एनर्जी के लिए बात करना चाहें, TE फाइनल, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट मस्ट बी 4RE। तो यू में प्लेस हियर -GMM/what 2 ये वाला जो फॉर्मूले के अंदर वाला था और मल्टीप्लाइड बाई 4RE। डियर स्टूडेंट ज्यादा बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, तो ध्यान रहे ये मिस्टेक ना हो। मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, मैंने बताया था मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये मेरे पास फाइनल है, ये इनिशियल है। डियर स्टूडेंट मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। फाइनल में से इनिशियल को घटाऊंगा। एक बात ध्यान रखिए, इनिशियल वो बाहर होता, मान लीजिए पहले यहां होता फिर अंदर ला रहे होते, तो ऑब्वियसली मैं इनिशियल और फाइनल उसी तरीके से देता। तो मेरे को फाइनल माइनस इनिशियल करना है। इससे मतलब नहीं है कि मेरी ऑर्बिट पहले बाहर है या अंदर है। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट। क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आया चेंज मिल जाए, लेकिन मुझे प्रोसेस यहां से सीखना है, तो फिर कोई क्वेश्चन बचने का मतलब ही नहीं है। तो आई होप सो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, इसको ग्रेस्प कीजिए, फिर हम देखते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहां वही काम कर रखा है, इनिशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाल रखी है, फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख रखा है। तो आप एग्जाम में फॉर्मूला पहले ऊपर लिख देंगे, ब्रैकेट में बुक्स का लिखने का तरीका होता है। फाइनल एनर्जी की बात करें, ये हमारे पास आ गया। अब रिक्वायर्ड एनर्जी की बात करें तो ई फाइनल माइनस इनिशियल, आप लोग यहां देख रहे होंगे। ऑब्वियसली आपने फॉर्मूले के अंदर जो भी चेंजेस करने थे वो ले लिए। अब इस फॉर्मूले के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज को प्लेस करना है। वैल्यू सारी की सारी प्लेस करेंगे तो आपको डेल्टा ई मिल जाएगा 3.13 into 10⁹ जूल। आई होप सो पहला आंसर आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, निकल के आ गया होगा। अब वो क्या कह रहा था, दूसरे तीसरे में कह रहा था व्हाट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स अगेन मैं इसको फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, और एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात हम लोग सीखेंगे। चलिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये मेरे पास अर्थ और ये सैटेलाइट की पहली ऑर्बिट जिसको RE कहा है। अब इस पहली ऑर्बिट में जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा -GMM/what
जल्दी बोलो आर। ये जनरल फॉर्मूले में मैंने वैल्यू डाली तो आर की। इसी तरह से अगर मैं बात करना चाहता हूं इसकी फाइनल वाली किसके बारे में, ऑर्बिट के बारे में, तो यहां जो एनर्जी होगी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ये होगी माइनस का जी एम एम ओवर आर होता है फॉर्मूले में, और आर यहां पे कितना है, आर है हमारा यहां पे 4 आर ई, तो हम लोग यहां पे प्लेस कर देंगे 4 आर ई। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स जो पहली ऑर्बिट है ये वाली ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब कहेंगे सर ये फालतू कहां से वी ले आए, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने सिर्फ रिकॉल करने के लिए कहा है, जबकि v की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, ये थी हमारे पास जी एम ओवर स्मॉल आर, वी स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो आप मैं समझता हूं प्लेस कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया इनिशियल, आर की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, आर ई प्लेस करेंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं। इसी तरीके से जो मेरे पास ये वाला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 1/2 एम जी एम एम ओवर 4 आर ई। तो आई होप सो ये फाइनल आपको मिल गया, इनिशियल आपको मिल गया, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आपको आ जाएगा। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस इसके आ रहे हैं वो आप यहां से देख सकते हैं। अब मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगा। तो इसमें फिर वैल्यू आप सबसे बाद में डालेंगे, वैल्यू इनिशियल डालने की जरूरत नहीं है। सैटेलाइट का मास, स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू जो भी आपको मिलता है वो सब आप यहीं पे डाल देंगे डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये भी अपने आप में बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। यहां से भी सैटेलाइट लॉन्चिंग में जिन लोगों का इंटरेस्ट है वो और ज्यादा एनहांस हो जाएगा, मजा आएगा आप लोगों को। देखिए क्या कहता है ये, एग्जांपल 16 इन ए 2 स्टेज लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। अब पहले तो मुझे ये समझना है कि 2 स्टेज लॉन्च क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स जब भी हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो 2 काम करते हैं, मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बताया था। पहले इसको एक सर्टेन हाइट तक ऊपर पहुंचाते हैं और फिर हम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलवेज फर्स्ट स्टेज ये होती है जिसमें आप लोग सैटेलाइट को एक सर्टेन हाइट पर पहुंचाते हो, और सेकंड स्टेज ये होती है जिसमें आप इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो। सीधी सी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज ब्रिंग द सैटेलाइट टू ए हाइट ऑफ 150 किलोमीटर। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर ये मुझे बात पहले से नहीं पता थी। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नहीं पता थी तो उसने बता दिया कि फर्स्ट स्टेज में जो हाइट है कहां से, सरफेस ऑफ अर्थ से, वो कितनी है 150 किलोमीटर है, यानी 10⁻³ मीटर है। एंड द सेकेंड स्टेज गिव्स द नेसेसरी क्रिटिकल स्पीड। ये जो ऑर्बिटल स्पीड है या ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसी को हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं, क्रिटिकल स्पीड कह रहे हैं, जिससे कम से कम ये घूम सके। टू पुट इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विच स्टेज रिक्वायर्ड मोर एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल। सीधी सी बात है, यहां अगर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा तो ये स्टेज ज्यादा फ्यूल खाएगी, यहां वर्क अगर ज्यादा करना पड़ेगा तो ये स्टेज ज्यादा खाएगी। कहने का सीधा सा, मुझे यहां का वर्क यानी सरफेस से इस जगह ले जाने में वर्क निकालना है, फिर मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में वर्क निकालना है। दोनों में से जो भी ज्यादा वर्क होगा वही ज्यादा फ्यूल खाएगी। अब मजेदार सी कॉन्सेप्ट, मेरे को यहां ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं दे रखी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस हाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए मैं निकाल सकता हूं, मुझे जो जरूरत थी वो मिल गई। स्टूडेंट्स यहां एक बात और देखें, पूरे के पूरे सिनेरियो में जहां तक मैं देख रहा हूं उसने कहीं भी अर्थ नहीं कह रखा, तो नो डाउट अगर मैं उस तरह से देखूं तो ये क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट है, उसे बताना चाहिए था। लेकिन चूंकि हम लोग अर्थ पे हैं
एक कॉमन सेंस की बात है कि हम यहीं से सैटेलाइट थ्रो कर रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम अर्थ को ही यहां पे सिनेरियो में मान के चलेंगे। आगे अगर हम क्वेश्चन के अंदर ही बात करें तो उसने मास ऑफ अर्थ दे रखा है, इसका मतलब अर्थ की बात है, रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो मुझे ये मान लेना चाहिए कि ये अर्थ पे ही लॉन्चिंग हो रही है। आगे वो कुछ चीजें और भी देता है, नेग्लेक्ट डैम्पिंग ड्यू टू एयर। अब होगा क्या, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो एयर रेसिस्टेंस ऊपर ले जाने से रोकेगा, जब आप इसको वेलोसिटी दोगे तो एयर रेसिस्टेंस इसको रोकेगा, इसलिए जो एयर की रेसिस्टेंस है, एयर की वजह से होने वाली डैम्पिंग है, उसको यहां उसने इग्नोर कर रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आपको जो बताया गया है वो बहुत बड़ी बात है। तो न्यूमेरिकल्स करते से ऐसा नहीं है कि हमें इनसे डरना है, नहीं भैया, जितने न्यूमेरिकल करोगे अगर नहीं भी आंसर आएगा तो चार बातें नहीं सीख जाओगे। और हम कर क्या रहे हैं, हम कर भी तो यही रहे हैं कि हम लोग हर क्लास में, हर सेंटेंस में कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या, पहले यहां पे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो भैया देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, या चलो चेंज इन टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, कहानी खत्म, पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। मैं यहां पे चेंज इन टोटल एनर्जी निकालता हूं, फॉर्मूला में अभी पढ़ के आया हूं। तो उसमें क्या होगा, यहां की टोटल एनर्जी और भैया इस जगह की टोटल एनर्जी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट नॉट, मैं निकाल सकता हूं। और अगर मुझे यहां अलग से वेलोसिटी निकालनी है तो मैं वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी निकाल सकता हूं, चारों फॉर्मूले तो मेरे पास हैं। चलो मैं इसको एलोबरेट करके बताता हूं, थोड़ा लंबा करके बता देता हूं, जिससे कि आपके और चार फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। मैं पहले टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं पहले टोटल किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होगा माइनस जी एम एम ओवर आर ई, ठीक है बच्चों। और इस जगह पर होगा माइनस जी एम एम ओवर आर ई प्लस, कितनी हाइट है, 150 इंटू 10⁻³ तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात की, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात की, काइनेटिक एनर्जी की बात कहीं भी नहीं की है। तो ये फर्स्ट स्टेज में जो वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा यहां से यहां ले जाने में, वो मेरे को मिल गया। गेटिंग द कॉन्सेप्ट नॉट, मैं वर्क डन नहीं निकाल रहा हूं, फ्यूल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि जिस स्टेज में वर्क डन ज्यादा होगा उसी में फ्यूल ज्यादा लगेगा। अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोवाइड करने में। डियर स्टूडेंट्स, इस सर्टेन हाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी ये मुझे पहले निकालना होगा। अगेन कॉन्सेप्ट वही होगा, mv² ओवर r इक्वल्स टू कैपिटल जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, वहीं से हम लोग निकालेंगे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो था वो था मेरे पास स्क्वायर रूट कैपिटल जी एम ओवर स्मॉल आर। अगेन स्मॉल आर बोले तो आर ई प्लस एच। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का तरीका मैंने पढ़ लिया। इसमें सिंपली अगर मैं हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी मुझे इसको देनी है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर घुमाने के लिए। तो सारे पैरामीटर्स मेरे पास हैं। स्मॉल एम स्टैंड फॉर मास ऑफ सैटेलाइट, वो अच्छा नहीं दे रखा, कोई बात नहीं दे रखा, तो यहां भी स्मॉल एम आ रहा है, मुझे तो वर्क डन निकालना है, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं कंपेयर करूंगा। तो बाकी कैपिटल जी मेरे को पता ही है, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है पता ही है, रेडियस ऑफ अर्थ मेरे को पता ही है, एच मेरे को हाइट है 150 किलोमीटर दे रखी है। सारी की सारी चीजें मैं इसमें प्लेस करूंगा। मैंने यहाँ आपको फिलॉसफी दी है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब कैसे लिखना है एग्जाम में वो जरा देखिए आगे। देखिए स्टूडेंट, जो भी पैरामीटर्स थे वो पहले हमने यहाँ लिख लिए। वर्क डन की बात की, 150 किलोमीटर ऊपर ले जाने में हमने यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला, ये मेरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है जीएमएम ओवर आर ई प्लस एच, और ये मेरी इनिशियल सरफेस पे जो है डिफरेंस निकाला जी एम एम एच ओवर आर आर प्लस एच। यहां मैं वैल्यू डाल दूंगा, या मैं सीधे सीधे कह सकता हूं कि ये वर्क डन मेरा आ गया, वैल्यू भी चलो एक बार को नहीं डालते। अब हम लोग W2 की बात करें जो V0 वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए है,
दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यहां पे मैंने वी नॉट की वैल्यू डाली GMM ओवर आर प्लस एच। अब देखिए एक मेरे पास बर्डन का कॉन्सेप्ट आ गया 1/2 GMM आर प्लस एच और दूसरा आ गया GMM आर प्लस एच। इन दोनों को अगर मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करने से मुझे रेशियो मिल जाता है और मैं यहां से कह पा रहा हूं स्टेज 2 में जो बर्डन है वो ज्यादा होगा स्टेज 1 में बर्डन के। अब देखिए ये जनरल कॉन्सेप्ट था, इसमें वैल्यूज नहीं दे रखी थी, सिर्फ ये पूछा था किसमें बर्डन ज्यादा होगा किसमें कम होगा। बाकी अगर इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, मैथमेटिकल इसमें चीजें डालता है, तो वो वैल्यू दे देगा किस किस की, स्मॉल m की एज वेल एज बाकी और क्या बचा, रेडियस ऑफ अर्थ की, कैपिटल G की। तो वो आपसे यहां पे डिफरेंस भी पूछ सकता है कि किस में कितना ज्यादा बर्डन करना पड़ेगा। अब अगर वो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू भी दे दे तो आपको क्वांटिटी ऑफ फ्यूल भी पूछ लेगा। अब और आगे की बात, अगर वो फ्यूल की प्राइसिंग भी दे दे, कॉस्ट भी दे दे, तो ये भी पूछ सकता है कि भैया सैटेलाइट को 150 किलोमीटर ऊपर ले जाने में ज्यादा पैसा खर्च होगा या सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी बोले तो मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए सैटेलाइट इन देयर ऑर्बिट, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ही क्रिटिकल वेलोसिटी है। सिंपल सी बात है, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई तो वो नीचे आ जाएगा, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा। और अगर वेलोसिटी ज्यादा हुई, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, तो mv²/r ज्यादा होने की वजह से वो अपनी ऑर्बिट को छोड़ के ऊपर निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी का अंतर है। तो आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को। अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनमें से एक है ये, और इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की वो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट बुक की जरूरत आप लोगों को सेकंड बुक में भी पड़ेगी, 12th की बुक में भी पड़ेगी। कहने का मतलब ये जो 8 चैप्टर हैं, आठों के आठों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इनकी जरूरत हम लोगों को पड़ती पड़ती है। वेक्टर अलजेब्रा की बात हम लोग करें, आगे जरूरत पड़नी ही पड़नी है। हम लोग ग्रेविटेशन की बात करें, इसकी जरूरत हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पड़ेगी 12th में, मैग्नेटिज्म में पड़ेगी, एज वेल एज जो तीसरा कॉन्सेप्ट सैटेलाइट वाला है ये हमारा एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पड़ेगी। तो बच्चों सही से तैयार कर लेना है इसे। 11th में बेसिक थोड़े से कम मार्क्स आ जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी है, हर कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना है। मार्क्स लाना एक आसान काम होता है, मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, अपने स्कूल के 4-5 क्वेश्चन पेपर करके चले जाओ, निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इतना सब कुछ पढ़ने मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन वाकई आपको फिजिक्स पढ़ना है तो थोड़ा सा काम ज्यादा करना होगा। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा काम करने से ही हम लोगों का कैपिटेशन बच जाता है, हम लोगों की जो फालतू के पैसे खर्च होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, वो बच जाते हैं। हम लोग अपने बलबूते एक सेटिस्फेक्शन भी हम लोगों को मिलता है कि हमने अपने बलबूते किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेकर के अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड मॉर्निंग देखो 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 उसका छुपा के रख जाता है ना।
uh,